हाँ, हेलो स्टूडेंट्स, ये हमारा फ्रिक्शन का लेक्चर नंबर 4 है। इसमें हम सबसे पहले आज फ्रिक्शन का डायरेक्शन के बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो जनरली हमें ऐसा लगता है कि जैसे कोई ब्लॉक है ये, और किसी ये सरफेस पर अगर मूव कर रहा है, मान लीजिए ये आपको सरफेस पर इधर जा रहा है मेरी तरफ से राइट को, ठीक। तो जो फ्रिक्शन का डायरेक्शन किधर होगा? लेफ्ट को होगा, ठीक। अब हमें ये बताओ कि जैसे आप रोड पर रनिंग कर रहे हैं, दौड़ रहे हैं, ठीक है, तो फ्रिक्शन का डायरेक्शन किधर होगा? मान लो ईस्ट को आप रनिंग कर रहे हैं, तो फ्रिक्शन किधर होगा? वेस्ट को होगा। अच्छा, अब एक बात और बताओ, अगर आप रनिंग कर रहे हैं ईस्ट को, तो कौन सा फोर्स आपको रनिंग करा रहा है? ध्यान रखना, कोई वो फोर्स नहीं लिया जाएगा मसल्स वाला। यहाँ पर फोर्स का मतलब नॉर्मल फोर्स, फ्रिक्शन फोर्स, टेंशन फोर्स, ठीक। स्प्रिंग है नहीं, ठीक, यही फोर्स लिए जाएंगे और कोई नहीं। फ्रिक्शन हेल्प करेगा और कोई हेल्प नहीं कर सकता है, ठीक है ना। तो आप सही बोल रहे हैं। तो फिर अगर फ्रिक्शन हेल्प करेगा तो इसका मतलब अगर आप ईस्ट को रनिंग कर रहे हैं तो फ्रिक्शन का डायरेक्शन ईस्ट को ही होना चाहिए। ध्यान रहे कि जिस किसी भी सिस्टम के अंदर अगर फ्रिक्शन मोशन का कॉज है तो फ्रिक्शन का डायरेक्शन मोशन के डायरेक्शन में होगा, ठीक है ना। आप इन जनरल ऐसा ही है कि जैसे किसी बॉडी को अगर फर्श पर आप चला के छोड़ दें तो जिस डायरेक्शन में वो मूव करेगा उसके अपोजिट डायरेक्शन में फ्रिक्शन का डायरेक्शन होता है। लेकिन अगर वो कॉज है कहीं पर मोशन का तो फिर डायरेक्शन सेम होगा। इसी तरह से कोई भी जो 2 व्हीलर हैं, 4 व्हीलर हैं, अगर आप इसको रोड पर एक्सीलरेट कराते हैं तो इसका मतलब है कि उसको फ्रिक्शन का डायरेक्शन फॉरवर्ड होगा जिस तरफ बॉडी एक्सीलरेट हो रही है ओवरऑल मिलाकर। समझ रहे ना बात? तो पहले आप हेडिंग डालें और नोट करें जरा, डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शन इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ध्यान देना। हम दोनों का नोट करा रहे हैं, ऑब्जेक्टिव में भी कभी कभी पूछ देते हैं डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शन, और 2 पॉइंट में नोट कराएंगे। आप फर्स्ट पॉइंट डालें, फ्रिक्शन अपोज द मोशन ऑफ मूविंग बॉडी। फ्रिक्शन अपोज द मोशन ऑफ द मूविंग बॉडी, but in many cases it is also the cause of motion. But in many cases it is also the cause of motion. For example, if a person running or vehicle moving on the road लिखा है, इन बोथ केसेस बॉडी पुश द ग्राउंड, बॉडी का मतलब पर्सन या व्हीकल से, बॉडी पुश द ग्राउंड बैकवर्ड, पुश द ग्राउंड बैकवर्ड। ये बात पर ध्यान देना, जैसे आप जब रनिंग करते हैं ना जिस समय, तो दोनों पैर से क्या करते हैं, अर्थ को पीछे की तरफ दबाते हैं, बैकवर्ड पुश करते हैं अगर आप रनिंग कर रहे हैं। वॉकिंग में एवरेज 0 होगा क्योंकि वॉकिंग में एक्सीलरेशन नहीं है, तो आप एक पैर से दबाते हैं, आगे से रोकते हैं उसको, ठीक है। यानी कांस्टेंट वेलोसिटी से चलने के लिए वैसे भी किसी फोर्स की रिक्वायरमेंट नहीं है, रनिंग में ही आप दबाएंगे उसको बैक। एक मेथड बहुत अच्छा होता है कि किसी भी सरफेस को आप डायरेक्शन निकालना हो उसे फ्रिक्शन लेस मान लें, और जिस तरफ आपका स्लिपिंग नेचर होगा उसके अपोजिट डायरेक्शन में फ्रिक्शन होगा। आप जब रोड को दबाएंगे पीछे की तरफ तो स्लिपिंग नेचर बैकवर्ड है, फ्रिक्शन फॉरवर्ड मिलेगा, ठीक है ना। तो क्या लिखा, बॉडी पुश द ग्राउंड बैकवर्ड एंड रफ सरफेस ऑफ ग्राउंड रिएक्ट्स a forward force, and rough surface of ground reacts a forward force due to friction which causes the motion
Here friction is the cause of motion. Here friction is the cause of motion. Hence friction acts forward. Hence friction acts forward. अब आपको व्हीकल की बात बताते हैं। व्हीकल में क्या होता है, हमारे यहाँ जो भी व्हीकल हैं, जो आपका इंजन होता है वो बैक व्हील से लगा होता है, बैक व्हील ड्राइविंग होता है। और भी कुछ कॉज होते हैं, वो आगे होंगे डिस्कस, टिपिकल हैं थोड़ा। तो इंजन जब बैक व्हील से अटैच होता है तो इंजन बैक व्हील को पुश करता है, इधर पीछे की तरफ। उसका रिएक्शन फोर्स मिलता है फ्रिक्शन के टर्म्स में हमें किधर, फॉरवर्ड। तो जो पीछे वाला व्हील होता है रियर व्हील, उसमें फ्रिक्शन फॉरवर्ड लगता है। लेकिन जो आगे वाला व्हील है, जब उसमें गाड़ी जब व्हीकल आगे चलती है तो वो आगे वाले व्हील को फॉरवर्ड पुशिंग करती है, उसमें फ्रिक्शन बैकवर्ड होता है। समझ गए ना। लेकिन ओवरऑल फ्रिक्शन बैकवर्ड वाला ज़्यादा, मतलब फॉरवर्ड ज़्यादा होगा रियर व्हील का, जिससे कि व्हीकल एक्सीलरेट हो सके। समझ गए ना बात, यानी दोनों व्हील में अलग अलग। ठीक, नोट करें सेकंड में। इन साइकिलिंग द रियर व्हील मूव्स, सेम स्कूटर वगैरह उसमें भी होगा। इन साइकिलिंग द रियर व्हील मूव्स बाई द फोर्स communicated by pedaling, while front wheel moves by itself, while front wheel moves by itself, rear wheel driving होती है। when pedaling a cycle, force exerted by rear wheel on the ground, force exerted by rear wheel on the ground will be backward. Hence friction acts on the forward direction. Hence friction acts on the forward direction. Front wheel moving by itself, experience force of friction in backward direction. Front wheel moving by itself experience force of friction in backward direction. If pedaling stopped, both wheel move by itself. If pedaling stopped, both wheel move by itself. So friction acts in the backward direction. So friction acts in the backward direction. लिखा। अब आप पहले, हम जो डेरिवेशन है फ्रिक्शन के दो रह गए हैं वो हम कराएंगे। आप हेडिंग डालें, मोशन अलोंग ए रफ इंक्लाइंड प्लेन। मोशन अलोंग अ रफ इंक्लाइंड प्लेन, एक हम करा चुके हैं फार्मूला, वो रिपीट कर रहे हैं, उसके बाद उस पर आते हैं। मोशन अलोंग रफ इंक्लाइंड प्लेन, उसमें लिखें केस फर्स्ट, बॉडी इज मूविंग, केस फर्स्ट, बॉडी इज मूविंग अलोंग द inclined plane due to its own weight. Body is moving on inclined plane due to its own weight. ये कोई बॉडी है और इसका वेट ये mg है। नॉर्मल इधर एक्ट करेगा, mg का कंपोनेंट यहाँ पर mg cos थीटा, इस तरफ कंपोनेंट होगा mg sin थीटा। और ये अब शो कर दिया गया आर्टिकल में ऊपर ही कि बॉडी अपने वेट की वजह से जो है वो केवल मोशन में है। तो वेट लग रहा है mg sin थीटा डाउनवर्ड,
इसका मतलब एक्सीलरेशन डाउनवर्ड होगा, तो फ्रिक्शन बैकवर्ड एक्ट करेगा। फ्रिक्शन सरफेस पर म्यू के एन, अच्छी तरह से ये बात ध्यान रखना, जो फ्रिक्शन का जो डायरेक्शन जहाँ लगाएंगे वो आप बॉडी के लोअर सरफेस पर लगाएं। एम जी साइन थीटा और एम जी कहाँ लगाएंगे? सेंटर पर, ठीक। कंपोनेंट भी यहाँ पर सेंटर पर ही रिजॉल्व करें। नॉर्मल लोअर पर लगता है लेकिन लाइन ऑफ एक्शन एक ही है, इसलिए वो सेपरेट नहीं दिखाया जा सकता है। तो फ्रिक्शन फोर्स इस समय क्योंकि मोशन में है बॉडी, म्यू के एन है, म्यू के नॉर्मल की वैल्यू पुटअप करें, एम जी कॉस थीटा, नॉर्मल क्लियर है यहाँ पर, एम जी कॉस थीटा है, ठीक। और बॉडी एक्सीलरेट है, तो हमारा ये डायरेक्शन एक्स और ये वाई डायरेक्शन, एक्स डायरेक्शन में आप इक्वेशन बना लें, न्यूटन सेकंड लॉ लगा दें। इक्वेशन अलोंग एक्स एक्सिस, तो एम जी साइन थीटा माइनस म्यू के एन इजुकल टू एम ए, वैल्यू पुटअप कर दें, म्यू जी एम जी साइन थीटा, म्यू के एन की वैल्यू म्यू के एम जी कॉस थीटा इजुकल टू एम ए, मास को कैंसिल कर दें तो एक्सीलरेशन आ गया आपका जी साइन थीटा माइनस म्यू के जी कॉस थीटा। इसके बाद काइनेमेटिक्स की सभी इक्वेशन यहाँ पर वैलिड होंगी। आप वेलोसिटी चाहिए हो या डिस्टेंस चाहिए हो, कितनी मूव कर रहा है डाउनवर्ड, तो v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी और s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर वगैरह आप लगा सकते हैं। दूसरी बात, अगर इसमें एक्सीलरेशन 0 होगा तो फिर आपको मालूम है म्यू के इज इक्वल टू जी टेन, आपका यहाँ पर म्यू के इज इक्वल टू टेन थीटा आ जाएगा, जी कैंसिल हो जाएगा, ठीक है ना। ये आप ऑलरेडी इसको जानते हैं क्रिटिकल केस में। इफ a is equal to 0 then g sin theta is equal to म्यू के g cos थीटा, g को कैंसिल करें और tan थीटा is equal to म्यू के। वैसे हम ये ऑलरेडी किसी लेक्चर में करा चुके हैं, थर्ड या सेकेंड में। डायग्राम बना लिया? बता देना, नोट कर लें। नोट कर लिए? हाँ, वैसे भी ऑलरेडी है, मालूम है मुझे। नेक्स्ट हेडिंग डालें, मोशन डाउन द इंक्लाइंड प्लेन, मोशन डाउन द इंक्लाइंड प्लेन when theta less than angle of repose, theta less than angle of repose। देखिए, एंगल ऑफ रिपोज हम लोगों ने डिस्कस किया था पिछले लेक्चर में। तो सेकंड में एंगल ऑफ रिपोज का मीनिंग है कि ब्लॉक जो है वो ऐसा एंगल हो कि ब्लॉक जो है वो डाउनवर्ड मोशन विदाउट एनी फोर्स जो है वो स्टार्ट हो जाए, ठीक है ना। तो इसका मतलब है कि अगर हम इंक्लाइंड प्लेन पर अगर हमारा एंगल थीटा एंगल ऑफ रिपोज से लेस देन है, थीटा लेस देन थीटा सी लिख दे रहे, एंगल ऑफ रिपोज अगर इससे कम है तो इसका मतलब है कि मोशन डाउन ऑटोमेटिक नहीं होगा, तो हमें फिर एक्सटर्नल फोर्स लगाना पड़ेगा, ठीक। तो एम जी डाउनवर्ड है। वैसे हमने एक एग्जाम्पल दिया था आपको, आप जो फोर्स लगा रहे हैं डाउनवर्ड वो आप इंक्लाइंड प्लेन के अलोंग भी लगा सकते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर हमने ये आपका एक्सटर्नल फोर्स लगा दिया इस डायरेक्शन को, और ये जो डायरेक्शन है नॉर्मल बना दें, एम जी बना दें, ठीक है। प्लेन के अलोंग इसका जो एंगल है वो आपका अल्फा ले लिया यहाँ पर, ये जो है ये एंगल अल्फा ले लिया, नॉर्मल यहाँ एक्ट कर रहा है,
ठीक, एम जी के कंपोनेंट कर दें, ये थीटा होगा, ये हो गया एम जी कॉस थीटा, और इसका इधर अलोंग हो जाएगा कंपोनेंट एम जी साइन थीटा। ठीक है, आपने हेडिंग डाल दी होगी, मोशन डाउन द इंक्लाइंड प्लेन है व्हेन थीटा जो है वो लेस देन एंगल ऑफ रिपोज है। यहाँ पर डायग्राम बना लिया। फ्रिक्शन किधर एक्ट करेगा, मोशन डाउन द प्लेन है तो फ्रिक्शन की टेंडेंसी अपवर्ड होगी, फ्रिक्शन फोर्स। लिखा, लिखिए, थीटा लेस देन रिपोज एंगल, हेंस एक्सटर्नल फोर्स इज रिक्वायर्ड, थीटा लेस देन रिपोज एंगल, हेंस external force is required to initiate the block, external force is required to initiate the block। हम लोग जस्ट मोशन के लिए लगाते हैं, ठीक है ना। तो इक्वेशन जरा बनाएं एक्स और वाई में, बताएं कितना आएगा नॉर्मल। ये एक्स ले ले रहे हैं, ये वाई, जरा बताएं इक्वेशन अलोंग वाई डायरेक्शन, इक्वेशन अलोंग वाई डायरेक्शन, बोलिए। नॉर्मल प्लस नॉर्मल लग रहा है वाई में, एफ का कंपोनेंट इधर होगा एफ कॉस अल्फा, ऊपर होगा एफ साइन अल्फा, तो एफ साइन अल्फा, और कोई वर्टिकल है इधर नहीं है, डाउनवर्ड ये है एम जी कॉस थीटा। ठीक, हाँ, या तो कर दें या इज इक्वल टू एम जी कॉस थीटा, इक्वेशन नंबर 1 नोट करें। अब हम x के अलोंग इक्वेशन बनाएंगे, इससे नॉर्मल निकाल लें जरा हम। ये हो जाएगा एम जी कॉस थीटा माइनस एफ साइन अल्फा, इसी को ले ले रहे इक्वेशन 1। अब इक्वेशन अलोंग x डायरेक्शन, ये बात नेचुरल है, अगर क्वेश्चन कह दे कि एक्सीलरेट हो रही है बॉडी डाउनवर्ड, तो फिर x में नेट फोर्स इज इक्वल टू ma करके क्वेश्चन को सॉल्व कर डालें। बात समझ गए ना, और तब फ्रिक्शन फोर्स ऊपर म्यू के एन लगने लगेगा, समझ गए ना ये बात। तो अभी यहाँ पर जस्ट इक्वेशन बना रहे हैं, कितना लगेगा डाउनवर्ड फोर्स, एम जी साइन थीटा प्लस एफ कॉस अल्फा, ठीक है, इज इक्वल टू फ्रिक्शन फोर्स। और क्रिटिकल केस के लिए फ्रिक्शन फोर्स जो है मैक्सिमम वैल्यू जो होती है वो म्यू एस एन है, एफ एस इज इक्वल टू म्यू एस एन, ये आपको मालूम है जस्ट क्रिटिकल केस के लिए। अगर कोई न्यूमेरिकल में एक्सीलरेट कराएं फिर नेट फोर्स इज इक्वल टू एम ए, कोई और फिर म्यू एस की जगह तुरंत आप म्यू के डालें, समझ गए ना बात। तो यहाँ पर हम जस्ट जो है वो नॉर्मल को निकाल कर और फ्रिक्शन म्यू एस एन हो गया, यहाँ वैल्यू डालकर, और इसमें हमें यहाँ सेटिंग करनी है कि किस एंगल पर इसको हम फोर्स लगाएं, क्योंकि आप जो ये फोर्स लगा रहे हैं यहाँ पर, ठीक, इसमें इन्होंने मिनिमम निकलवाया है कि हम मिनिमम फोर्स लगाएं कि जिससे कि ये ब्लॉक मूव करने लगे। हॉरिजॉन्टल पर भी होता है, वो भी कराएंगे कि कितना फोर्स लगाएं कि जस्ट ब्लॉक मोशन में आ जाए। तो यहाँ पर वैल्यू पुटअप कर दें आप इसमें, सेकंड वाले में एम जी साइन थीटा प्लस एफ कॉस अल्फा म्यू एस, और एन की वैल्यू यहाँ डाल दें, एम जी कॉस थीटा माइनस एफ साइन अल्फा, ठीक। इससे फोर्स एफ कैलकुलेट कर लें, फोर्स एफ इधर आपका कॉमन आ जाएगा, जो फोर्स एफ है तो म्यू एस एम जी कॉस थीटा, न्यूमरेटर में आ रहा है म्यू एस एम जी कॉस थीटा, ये आ जाएगा म्यू एस एम जी कॉस थीटा, ठीक है, और माइनस एम जी साइन थीटा, चेक करके करना, माइनस एम जी साइन थीटा डिवाइडेड बाई ये एफ आप कॉमन ले लेंगे यहाँ पर, तो कॉस अल्फा प्लस
म्यू एस साइन अल्फा। चेक करें, ये बनेगा फोर्स। लिखा, लिखिए, इफ थीटा एस इज द एंगल ऑफ फ्रिक्शन। इंक्लाइंड में ध्यान है, एंगल ऑफ फ्रिक्शन एंगल ऑफ रिपोज के इक्वल होता था, मैग्नीट्यूड इक्वल होते हैं। लिखिए, इफ थीटा एस इज द एंगल ऑफ फ्रिक्शन देन पुट म्यू एस इज इक्वल टू टेन थीटा एस। देन पुट म्यू एस इज इक्वल टू टेन थीटा एस। इसमें जहां पर आपने म्यू एस लिखा है वहां पर टेन थीटा एस पुटअप कर दीजिए। म्यू एस इज इक्वल टू टेन थीटा एस। पुट म्यू एस इज इक्वल्स टेन थीटा एस। डाल दें वैल्यू यहां पर, एफ इक्वल्स एम जी टेन थीटा एस कॉस थीटा माइनस एम जी साइन थीटा डिवाइडेड बाई कॉस अल्फा, म्यू एस की जगह टेन थीटा एस और साइन अल्फा। ठीक, इसको साइन कॉस में चेंज कर लें तो हमारा ये साइन ए प्लस बी का फार्मूला बन जाएगा। यहाँ पर फोर्स एफ इज इक्वल टू आ रहा है एम जी, नोट कर लें चाहे डायरेक्ट, एम जी साइन थीटा एस माइनस थीटा, एम जी साइन थीटा एस माइनस थीटा डिवाइडेड बाई कॉस थीटा एस माइनस अल्फा, कॉस थीटा एस माइनस अल्फा। आर्टिकल का जो पर्पज है वो ये है कि जो फोर्स ऑफ एफ लगा रहे हैं वो किस एंगल पर लगाएं कि जिससे कि मोशन के लिए हमें मिनिमम फोर्स लगाना पड़े। ठीक है ना, अगर मोशन हो रहा होगा एक्सीलरेट है तो आप समझ गए होंगे इक्वेशन में म्यू के एन लगाकर बॉडी को एक्सीलरेट करा दें। अब यहाँ पर नोट करें, फॉर मिनिमम फोर्स, फॉर मिनिमम फोर्स क्या होगा मिनिमम फोर्स के लिए, ये डिनोमिनेटर का जो एंगल है, क्योंकि यहाँ पर वेरिएबल क्या है, अल्फा है, समझ गए ना। तो फॉर मिनिमम फोर्स आप कह सकते हैं कि भाई अल्फा पर क्यों लगाया, सीधे लगा दो ना, ऐसे वही एंगल निकालना है कि किस एंगल पर जो है वो फोर्स हमें मिनिमम लगेगा। फॉर मिनिमम फोर्स कॉस थीटा एस माइनस अल्फा मैक्सिमम होना चाहिए जो कि 1 के इक्वल होगा। इसका मतलब है कि थीटा एस माइनस अल्फा 0, थीटा एस इज इक्वल टू अल्फा। इसका मतलब जो एंगल ऑफ आपका फ्रिक्शन है उसी एंगल पर अगर लगाएं तो जो फोर्स है वो आपका मिनिमम आएगा। और कितना होगा मिनिमम फोर्स, उसकी वैल्यू एफ मिनिमम कितना होगा, जब ये 1 हो जाएगा तो मिनिमम फोर्स हो जाएगा एम जी साइन थीटा एस माइनस थीटा। ध्यान रहे कि ये जो आर्टिकल है, जिन लोगों के क्लास में ये आर्टिकल ड्राइव कराया जाए वही इसको तैयार करें। ठीक, दूसरी बात, फार्मूले को इसके लर्न नहीं करें, समझ गए ना बात, अननेसेसरी फार्मूले नहीं लर्न करें। अगर कोई आर्टिकल इस तरह का आता है तो वहीं पर रिजॉल्व करें। बॉडी अगर एक्सीलरेट हो रही है तो इक्वेशन इज इक्वल टू एम ए करें और ये वगैरह निकालें, समझ गए ना। लेकिन अगर क्लास में है और आने के चांस हैं तो फिर उसको करना है तैयार। ठीक, ये जो आपने केस बनाया है इसमें डाउन द प्लेन था, अब हम इसको अप द प्लेन बनाएंगे। लिखिए, नेक्स्ट केस, मोशन अप द इंक्लाइंड प्लेन, मोशन अप द इंक्लाइंड प्लेन। थोड़ा शार्ट में कर लेंगे तो इसमें जो है वो अब की बार जो फोर्स हम लगाएंगे वो अपवर्ड फोर्स लगाएंगे। ये इंक्लाइंड प्लेन, इसमें ये ब्लॉक रखा है, ठीक, और इसमें ये एंगल आपने थीटा लिया था, ये एम जी डाउनवर्ड लिया था, एम जी के कंपोनेंट कर दें, यहाँ पर एम जी साइन थीटा और डाउनवर्ड कंपोनेंट एम जी कॉस थीटा। इस बार जो फोर्स लगा रहे हैं वो अप द प्लेन है, फोर्स एफ और एंगल बीटा पर, ये नॉर्मल लगा दिया अपवर्ड। चेक कर लें डायग्राम,
इस बार अप द इंक्लाइन, और इक्वेशन बनाएं जैसे कि अभी हमने इक्वेशन बनाई थी। नॉर्मल वाई डायरेक्शन में, ये वाई डायरेक्शन में इक्वेशन बना रहे हैं, प्लस एफ साइन बीटा, ये हो गया आपका वर्टिकल में, इज इक्वल टू एम जी कॉस थीटा। तो नॉर्मल इज इक्वल टू आ जाएगा एम जी कॉस थीटा माइनस एफ साइन बीटा, इक्वेशन नंबर 1। अब एक्स डायरेक्शन में इक्वेशन, ठीक, मोशन अप, टेंडेंसी टू स्लाइड है अपवर्ड, ध्यान रखना, इसी की वजह से फ्रिक्शन जो है वो किधर, डाउनवर्ड, फ्रिक्शन लगा देना डाउनवर्ड, ठीक है। तो वाई डायरेक्शन में हो गया आपका एफ कॉस बीटा इक्वल्स एम जी साइन थीटा प्लस फ्रिक्शन, और मैक्सिमम केस के लिए फ्रिक्शन की वैल्यू वही म्यू एस एन, वैल्यू पुटअप कर दें म्यू एस एन। जरा मेरी इक्वेशन चेक कर लेना, एफ कॉस बीटा एम जी साइन थीटा प्लस म्यू एस, और एन की वैल्यू डाल दें, एम जी कॉस थीटा माइनस एफ साइन बीटा। इससे हम एफ को कैलकुलेट करेंगे जैसे कि अभी हमने निकाला था। ये एफ आपका आ रहा है एम जी साइन थीटा प्लस म्यू एस एम जी कॉस थीटा, एम जी साइन थीटा प्लस म्यू एस एम जी कॉस थीटा। क्लियर है बिल्कुल, ये दोनों आ गए प्लस में, और बाकी ये डिवाइड हो जाएगा, यहाँ पर कॉस बीटा और प्लस म्यू एस साइन बीटा। अब सेम केस है कि हम म्यू एस की जगह वैल्यू पुटअप कर देंगे, फ्रिक्शन की जगह तो आपने डाल ही दिया है, म्यू एस इज इक्वल टू टेन थीटा एस, यहाँ पर बना ले रहे हैं, पुट म्यू एस इक्वल्स टेन थीटा एस, तब आपका जो एफ आएगा साइन कॉस में चेंज कर लेना, ठीक। ये बन रहा है एम जी साइन थीटा प्लस थीटा एस, एम जी साइन थीटा प्लस थीटा एस, साइन ए प्लस बी का फार्मूला लगेगा तब कंबाइंड होगा, और डिवाइडेड बाई कॉस बीटा माइनस थीटा एस, डिवाइडेड बाई कॉस बीटा माइनस थीटा एस। सेम रिजल्ट आते हैं। फोर्स की मिनिमम वैल्यू के लिए ये मैक्सिमम यानी कि 1 0 करेंगे तो बीटा किसके इक्वल आएगा, थीटा एस। लिख दें फॉर मिनिमम फोर्स, फॉर मिनिमम फोर्स, फॉर मिनिमम फोर्स कॉस बीटा माइनस थीटा एस इक्वल टू 1, यानी कि बीटा माइनस थीटा एस 0, तो बीटा इज इक्वल टू थीटा एस। ये क्लियर हमने कर दिया है कि क्लास में अगर वर्किंग कराई जाए तो करें इसकी, नहीं तो नहीं। तो लिस्ट फोर्स कितना आया पुलिंग के लिए, एक तरह से ये पुलिंग कर रहे हैं ऊपर को, ठीक है ना। तो मिनिमम फोर्स एफ मिनिमम वो आपका आ जाएगा एम जी साइन, इसकी वैल्यू 1 रख दी तो ये फोर्स बन जाएगा एम जी साइन थीटा प्लस थीटा एस, एम जी साइन थीटा प्लस थीटा एस। समझ गए होंगे ना बात, ठीक। अब आप नेक्स्ट हेडिंग डालें, एक इसमें आर्टिकल और रह गया है थ्योरेटिकल, आपका लिखा है रोलिंग फ्रिक्शन, हटा दें इनको, ठीक है। वैसे कुछ बुक्स में जो आर्टिकल है इसकी कोई ज़रूरत थी नहीं, क्योंकि न्यूमेरिकल लगेगा तो अगर एंगल पर दे रहे हैं तो आप खुद ही रिजॉल्व करके लगाएंगे न्यूमेरिकल को। हाँ, लिखा आपने रोलिंग फ्रिक्शन, देखिए जरा समझने की कोशिश करें। देखिए रोलिंग क्या है ये तो रोटेशनल के चैप्टर में ही डिस्कस होगा, फिलहाल आप ये समझ लें कि जो आपकी जितने भी व्हीकल हैं वो जब रोड पर चल रहे हैं तो उनका जो व्हील है वो रोलिंग कर रहा है, ठीक।
रोल का मतलब जैसे ये सिलेंडर है, इसको यहाँ डालिए फर्श पर तो ये रोल कर रहा है, ठीक है। तो व्हील का केस लेंगे। जो रोलिंग है वो अपने में एक अलग टॉपिक है, मतलब अकेला रोलिंग एक या दो लेक्चर लेगा तब वो खत्म होता है जाके, ठीक है ना। तो ये व्हील जब यहाँ आपका मान लीजिए ये फॉरवर्ड जा रहा है आगे की तरफ, इस तरफ जा रहा है, ठीक है। आपने व्हील को चला के छोड़ दिया है, थोड़ी देर में रुक जाएगा। किधर लग रहा है फ्रिक्शन? एंगुलर वेलोसिटी ये होगी, किधर है? क्लॉकवाइज, ऐसे घूम रहा है आगे की तरफ। फ्रिक्शन किधर होना चाहिए? बैकवर्ड होना चाहिए यहाँ पर। क्यों? थोड़ी देर में आप बाउंड हैं बैकवर्ड लेने के लिए। अगर आप साइकिलिंग को पैडलिंग करना बंद कर देंगे तो थोड़ी देर के बाद व्हील रुक जाएगा। तो फिर नेचुरल क्वेश्चन एराइज होता है कि फ्रिक्शन बैकवर्ड लगेगा, नहीं तो फॉरवर्ड मोशन की जो वेलोसिटी है उसको डिक्रीज कौन करेगा? ओके, नॉर्मल लग रहा होगा आप बर्ड, जरा बहुत ध्यान से देखना, mg लग रहा है डाउनवर्ड। ओके, तो फ्रिक्शन इसकी स्पीड को डिक्रीज करेगा, ठीक है, डिक्रीज करना भी चाहिए क्योंकि फॉरवर्ड जा रहा है, स्पीड कम होगी, ठीक है। लेकिन यहाँ एक बात ध्यान दें, नॉर्मल का टार्क जीरो होगा सेंटर के अबाउट, क्योंकि इसी पॉइंट से पास हो रहा है, ये व्हील का सेंटर है वो। mg का टार्क जीरो होगा ना जीरो, लेकिन फ्रिक्शन का टार्क लगेगा। किधर लगेगा? क्लॉक या एंटी क्लॉक? क्लॉकवाइज। और अगर क्लॉकवाइज लगेगा तो एंगुलर वेलोसिटी इंक्रीज होनी चाहिए, लेकिन प्रैक्टिकली अगर स्पीड कम होगी तो एंगुलर वेलोसिटी भी डिक्रीज होगी। इसका मतलब यहाँ समथिंग रॉन्ग है कुछ, समझ गए ना। डायग्राम बनाएं, डायग्राम बनाएं। यहाँ व्हील है, स्फीयर हो कोई भी चीज हो, हम स्फीयर लिखा दें या कुछ और लिखा दें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। वी दिखा देना डायरेक्शन, चाहे बैकवर्ड अपवर्ड में दिखा दें, चाहे सेंटर से जाते हुए दिखा दें, इधर भी दिखा दें, ठीक है ना। लिखिए, व्हेन स्फीयर रोल ऑन ए हॉरिजॉन्टल टेबल, व्हेन स्फीयर रोल ऑन ए हॉरिजॉन्टल टेबल, it slow down and finally stops. Force acting on the sphere are number 1 normal, number 2 mg और number 3 friction। 3 फोर्स लग रहा है। फोर्स एक्टिंग ऑन द स्फीयर आर mg, नॉर्मल और फ्रिक्शन। फ्रिक्शन लेफ्ट को लग रहा है, ये बाउंड है लेफ्ट लेने के लिए आप, नहीं तो स्पीड डिक्रीज नहीं हो पाएगी। देखिए, फ्रिक्शन रेड्यूसेस द स्पीड, फ्रिक्शन रेड्यूसेस द स्पीड बट फ्रिक्शन विल हैव ए क्लॉकवाइज टॉर्क, फ्रिक्शन विल हैव ए क्लॉकवाइज टॉर्क that should increase the angular velocity of a sphere, that should increase the angular velocity of the sphere। और एंगुलर वेलोसिटी बढ़ेगी तो लिनियर भी बढ़ेगी, है ना बात, ठीक। that should increase the angular velocity of the sphere, that is not possible, hence there must be an anti clockwise torque। इसका मतलब यहाँ एंटी क्लॉकवाइज टार्क जरूर लगना चाहिए कोई ना कोई। hence there must be an anti clockwise torque that decrease the angular velocity, that decrease the angular velocity। अब आए जरा प्रैक्टिकल अपने। प्रैक्टिकली क्या होता है कि जिस जगह पर व्हील मूव करती है वहां पर जो फर्श है वो थोड़ा सा दब जाता है। ये हमने ये फर्श को यहाँ पर थोड़ा बड़ा दिखा दिया डायग्राम में, ये फर्श जो है थोड़ा सा दब जाएगा जहाँ पर व्हील चलेगी, ठीक। दबने से क्या होता है कि ये तो फ्रिक्शन लगता है, mg तो यहाँ लगेगा ही सेंटर से, ये तो टूवर्ड्स ग्रेविटी सेंटर को ही लगती है, लेकिन यहाँ पर नॉर्मल जो है वो शिफ्ट हो जाता है।
अपनी जगह से, ठीक। और इस नॉर्मल के कहीं कहीं बुक्स में नॉर्मल को उन्होंने बिल्कुल यहाँ पर वर्टिकल दिखाया है, ठीक। नॉर्मल शिफ्ट होके, क्योंकि यहाँ पर डिप हो जाएगा, दब जाएगा, और यहाँ पर फिर कुछ उठा हुआ होगा, जब व्हील आगे चलेगा, आगे रुकावट होगी ना, तो वहाँ नॉर्मल कुछ है ना इंक्लाइंड होना चाहिए। इस नॉर्मल के दो कंपोनेंट, एक वर्टिकल NX और दूसरा हॉरिजॉन्टल NY। जो NX कंपोनेंट है ये एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क देता है, बात समझ गए ना। और जो ये कंपोनेंट NY है, ये मिलके और जो भी आपके फर्श की प्रॉपर्टी हैं वो मिलकर आपको फ्रिक्शन फोर्स पार्टिसिपेट करती है, समझ गए, क्योंकि फ्रिक्शन भी रिएक्शन है अर्थ सरफेस का, समझ गए ना बात। तो ये इसको ये क्लॉकवाइज टॉर्क और ये एंटी क्लॉक, ये जस्ट इसको बैलेंस कर लेता है, मतलब स्पीड यानी कि ये ज्यादा होगा, जिससे कि एंगुलर वेलोसिटी धीरे धीरे कम होती जाती है, ठीक। कुल मिला के फर्श दब जाता है, और जो बैकवर्ड लगता है फ्रिक्शन, ये मिलाकर इसको रोलिंग फ्रिक्शन यहाँ पर बोला जाता है। नोट करें आगे, व्हेन स्फीयर रोल्स ऑन द सरफेस, व्हेन स्फीयर रोल्स ऑन द सरफेस, बोथ स्फीयर एंड सरफेस डिफॉर्म, व्हेन स्फीयर रोल्स ऑन द सरफेस, बोथ स्फीयर एंड सरफेस डिफॉर्म near the contact area, deform near the contact area. Normal force does not pass through the center. Normal force does not pass through the center. It is shifted towards right. Normal force does not pass through the center. It is shifted towards right. Perpendicular component of normal force, perpendicular component of normal force has an anti-clockwise torque. Perpendicular component of normal force has an anti-clockwise torque which reduces the angular velocity. Angular velocity को ओमेगा लिखें। Perpendicular component of torque of perpendicular component of normal force has an anti-clockwise torque which reduces the angular velocity, and horizontal component gives the rolling friction, and horizontal component gives the rolling friction. लिखा, नेक्स्ट पैरा में लिखें। ये यहाँ पर दो वर्ड यूज कर लेना, यहाँ पर K लिखते हैं, ये L और ये ऊपर M, KLM लिखिए। द रोलिंग व्हील कॉन्स्टेंटली पुल्स आउट, द रोलिंग व्हील कॉन्स्टेंटली पुल्स आउट ऑफ डिप्रेशन and goes uphill on the mount LM। डायग्राम में LM बना है, एक हाइट आ गई ना अपहिल, उसे क्रॉस करेगा ऊपर को। तो रोलिंग व्हील कॉन्स्टेंटली पुल्स आउट ऑफ डिप्रेशन एंड गोज अपहिल ऑन द माउंट LM। इट डिटैच इटसेल्फ फ्रॉम द रोड KL। It detach itself from the road KL, which is opposed by adhesive force, between the surface of contact, between the surface in contact लिख दो। समझ गए होंगे, जब वो उठेगा तो वो जो adhesive force लगेगा वो अपोज करेगा उनके बीच में, जो अट्रैक्टिव फोर्स इंटरमॉलिक्यूलर लगेगा, ठीक है। दिस कॉजेज रोलिंग फ्रिक्शन, ये जो रोलिंग फ्रिक्शन है ये प्रोपोर्शनल टू नॉर्मल है, और ये प्रोपोर्शनल टू 1/r है, ये रेडियस है व्हील का r। इसका फार्मूला अलग होता है, रेडियस ऑफ व्हील, ठीक। इसलिए रोलिंग फ्रिक्शन को जब कंबाइंड करेंगे तो कांस्टेंट आई है
म्यू आर एन ओवर आर, म्यू आर कोफिशिएंट ऑफ रोलिंग फ्रिक्शन, म्यू आर कोफिशिएंट ऑफ रोलिंग फ्रिक्शन। यहाँ बड़ा इंटरेस्टिंग, आपने एक बात ध्यान नहीं दिया होगा कि जो म्यू एस और म्यू के होते हैं उनकी कोई यूनिट और डायमेंशन नहीं है, लेकिन यहाँ रोलिंग फ्रिक्शन की यूनिट और डायमेंशन है, क्योंकि ये ध्यान दें ये फोर्स है न्यूटन में, नॉर्मल न्यूटन में, ये मीटर में, तो म्यू आर भी मीटर में होगा। ठीक, नोट करें, फार्मूला है ये, म्यू आर लिख दिया, कोफिशिएंट ऑफ रोलिंग फ्रिक्शन, एंड हैज द डायमेंशन ऑफ लेंथ, एंड हैज द डायमेंशन ऑफ लेंथ। बस 2-3 पॉइंट नीचे और नोट कर दें, लिखें इट, नंबर फर्स्ट पॉइंट लिखें, इट डिपेंड्स, यानी कि रोलिंग फ्रिक्शन, रोलिंग फ्रिक्शन डिपेंड, एफ आर लिख दें, रोलिंग फ्रिक्शन डिपेंड्स ऑन द हार्डनेस ऑफ सरफेस, हार्डनेस ऑफ सरफेस। इसीलिए अगर सैंड होगा ना, या अर्थ जो है दब रही हो, तो व्हील बहुत जल्दी रुक जाएगा, क्योंकि उसमें नॉर्मल बहुत ज़्यादा शिफ्ट हो जाएगा और माउंट भी बहुत बड़ा बनेगा, उसको ओवरकम करना पड़ेगा। समझ गए ना, साइकिल चलाइए, जितनी रोड हार्ड होगी उतनी देर तक आप पैडलिंग करना छोड़ दें और साइकिल चलती रहेगी, ठीक है ना। सैंड वाले पर तुरंत स्टॉप, उसमें रोलिंग फ्रिक्शन बहुत लगता है, नॉर्मल बहुत ज़्यादा होगा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, अगर बहुत डिटेल में जाएं तो वो पूरे आप लॉजिक निकल आते हैं सब। तो रोलिंग फ्रिक्शन जरा पॉइंट नोट करें, डिपेंड्स ऑन द हार्डनेस ऑफ द सरफेस, यानी हार्डनेस या सॉफ्टनेस दोनों पर, हार्डनेस लिख दें ऑफ द सरफेस। इट डज नॉट डिपेंड्स ऑन रफनेस और स्मूथनेस, इसका रफनेस और स्मूथनेस से कोई लेना देना नहीं है। इट डज नॉट डिपेंड्स ऑन रफनेस और स्मूथनेस। इट इज़ वेरी स्मॉल, ये बहुत कम होती है, सबसे कम रोलिंग कोफिशिएंट है, फिर म्यू के है और फिर म्यू एस है, ये ध्यान रखना अपने ऑब्जेक्टिव वगैरह के लिए। इट इज़ वेरी स्मॉल। इट एक्ट्स ऑन ऑल द बॉडीज, देखिए ये लगता उनमें भी है जो रोल नहीं कर रहे हैं, क्योंकि फर्स्ट तो सभी में दबेगा, पार्टिसिपेट सब में करेगा, नॉर्मल का कंपोनेंट एक जरूर रहता है हॉरिजॉन्टल की तरफ। और एक पॉइंट और, इट अपोज द जनरल मोशन ऑफ द बॉडी, पूरी बॉडी के मोशन को ही अपोज करता है, इट अपोज द जनरल मोशन ऑफ बॉडी। तो ओके स्टूडेंट्स, आज हमने आपको फ्रिक्शन का डायरेक्शन, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, बताया, और ये भी बताया कि अगर कोई बॉडी रनिंग में है, एक्सीलरेट है बॉडी, इसी तरह से ट्रक वगैरह अगर एक्सीलरेट होते हैं, उनमें न्यूमेरिकल है हमारे यहाँ, अगर उसके पीछे प्लेटफॉर्म पर कोई अगर आप बॉडी रख दें तो वो साथ साथ वो भी एक्सीलरेट होती है, क्योंकि उसको फ्रिक्शन एक्सीलरेट कराता है, उसमें फ्रिक्शन का डायरेक्शन फॉरवर्ड होता है, ठीक है ना। देखिए जना, जैसे ये कॉपी है हमारी, ये मान लीजिए इधर एक्सीलरेट हो रही है, तो ये भी तो एक्सीलरेट हो रहा है। अब आप अर्थ पर खड़े हैं, इसको देखिए ब्लॉक को, तो कौन एक्सीलरेट करा रहा? फ्रिक्शन। तो जब कभी फ्रिक्शन मोशन का कॉज होगा तो फ्रिक्शन का डायरेक्शन मोशन के डायरेक्शन में होगा। और दूसरा टॉपिक मेन इसमें रोलिंग फ्रिक्शन है, वो ध्यान रखें आप, ठीक है ना। तो ओके स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।